हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं हमारा सेकंड वीडियो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर वाले बच्चों के लिए। ये होने वाला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर का पेपर, जो आपका सेकंड पेपर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं उनका इंग्लिश इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, या फिर उनको इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं सारे यूनिट को कवर करने वाले क्वेश्चंस। साथ ही में हम आपको बताने वाले हैं कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, जिससे आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, और अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं फॉलो करके, और वहाँ पर आप अपना सिलेबस भेज सकते हैं। तो हम उसके रिगार्डिंग भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं। पहला यूनिट 1, अंडरस्टैंडिंग इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने हिंदी की वीडियो में बताया था, सेम वही इंग्लिश में भी आपको अप्रोच फॉलो करना है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको उनको सारे चैप्टर्स की समरी जरूर याद कर लेना है। समरी के लिए मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या जैसे ही वीडियो खत्म होगी आपको सामने स्क्रीन पे दिख जाएंगे ऑप्शंस, वहां जाकर भी आप देख सकते हो। या रानी दुर्गावती की मैंने प्लेलिस्ट में भी मैं उनको ऐड कर दूंगा, तो वहां से भी जाकर आप चैप्टर की समरीज देख सकते हो। वो समरी काफी इजी लैंग्वेज में है, और वहां पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्ड्स आपको यूज करना है। तो वो जरूर देखना, उनको मिस मत करना। सेम मैंने हिंदी के लिए भी जो वीडियो अपलोड करी है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या उस वीडियो के एंड में देखिए। हिंदी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम एंड एप्रिसिएशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर्स पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा, 100% आप मान लो। तो अगर इसके बारे में हम समझें, तो रिटन बाय द नोबल लिटरेट्स रविंद्रनाथ टैगोर। देखो, ये अगर वर्ड आपको नहीं भी आता कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। दिस पोएम इज पैशनेट प्रेयर एड्रेस टू द एमिटी फॉर द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल अवेकिंग ऑफ हिज मदरलैंड। मदरलैंड यानी हमारी इंडिया। तो ये यहाँ पे मिडनाइट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कि देश के अंदर कैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है, स्पिरिचुअलिटी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश के अंदर सारे लोग जो हैं बिल्कुल फ्री रहे। फ्री का मतलब क्या होता है, देखिए वो सेंट्रल थीम में हम पढ़ते हैं, टैगोर इन्विजन्स अ ट्रूली फ्री नेशन। वो एक स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहते हैं, अपनी पोयम के थ्रू बताना चाहते हैं वो। वेयर द पीपल लिव विदाउट फियर, जहां पर लोग बिना किसी डर के रहें। ऑपरेशन या सोशल डिवीजन, कोई किसी को ऑपरेस ना करे, मतलब दबाए नहीं, डराए नहीं, सोशल डिवीजन ना हो किसी तरीके का। ही प्रे फॉर अ सोसाइटी बिल्ड ऑन ट्रुथ, वो चाहते हैं कि समाज का निर्माण सच के आधार पे हो। अनसीजिंग हार्ड वर्क एंड द रेशनिंग थिंकिंग, यानी कि सब लोग मेहनत करें और सोच समझ के डिसीजन ले सारा। अब ये पोएम क्या मैसेज देती है हमें, द पोएट अर्जेस दैट द माइंड ऑफ दिस कंट्रीमैन शुड नॉट बी लेड इनटू द dreary desert sand of dead habits, but should be guided by the amities into the ever widening thought and actions। यानी कि सिंपल भाषा में इसका मैसेज ये है कि जो कंट्री मैन है वो अपने आप को किसी डेड हैबिट्स में या बुरी चीज़ों में ना डाले, उसके बदले वो अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लगाएं जिससे वो आगे बढ़ सके। देखिए, यहाँ पर इसकी समरी में पूरी डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले। मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, आप जरूर वहां जाके पहले सारे चैप्टर की समरी इजी लैंग्वेज में समझ लेना। सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, शिकागो स्पीच 1893। आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद की स्पीच के बारे में, यहां से भी क्वेश्चन आने ही वाला है पेपर में, गारंटीड मान के चलो आप। स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड आइकॉनिक स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो, इंट्रोड्यूसिंग हिंदुइज्म एंड इंडियन फिलोसफी टू द वेस्टर्न वर्ल्ड।
देखिए, स्वामी विवेकानंद जी को वहां पर शिकागो भेजा गया था ताकि वो हिंदुइज्म और इंडियन फिलोसफी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड को बता पाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसे ही उन्होंने ग्रीटिंग वहां पर किया, यानी कि स्वागत करा, जैसे वो स्पीच देने खड़े हुए, तो उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत ही करी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। जैसे ही वहां के लोगों ने बात सुनी, तो इमिजिएटली ये बात सुन के उन लोगों का जो है दिल जीत चुके थे वो। ऑडियंस समझ गई थी कि ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड चाहते हैं, भाईचारा बनाना चाहते हैं, इसलिए सभी लोगों ने खड़े होकर इनका स्वागत भी करा था। यूनिवर्सल टॉलरेंस, स्वामी विवेकानंद emphasized that Hinduism teaches not only universal tolerance but also accept all religions as true। इनका ये मानना था कि हम पूरे यूनिवर्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं, सारे धर्मों को भी सम्मान करते हैं, कोई भी आए हमारे यहाँ हम उसको बिना किसी जाति धर्म इनके आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, हम पूरी तरीके से सबको मिला के चलते हैं। नॉर्मली वो चाहते हैं कि देश में हार्मनी रहे, शांति रहे, स्पिरिचुअल यूनिटी बनी रहे, ना कि लोग आपस में लड़े झगड़े, बाइगोट्री या फेनेटिज्म, इन चीज़ों को छोड़ के आप एकता, शांति, स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा रखो। क्वेश्चन 3, आर के नारायण शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा इसके अंदर। सेट इन एन फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी, दिस स्टोरी शोकेस आर के नारायण's मास्टरी इन आयरनी एंड द ह्यूमन साइकोलॉजी। ये बताता है कि जो आर के नारायण है उनकी कैसी मास्टरी है ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर। प्लॉट समरी के अंदर मेन चीज है इसके अंदर, द प्रोटेनोजिस्ट इज अ फेक एस्ट्रोलॉजर हु सिट अंडर अ टेमराइन ट्री, मतलब वो इमली के पेड़ के नीचे एक फेक एस्ट्रोलॉजर बन के बैठा रहता था विथ अ प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, और वो साथ में थोड़ा मैजेस्टिक चार्ट वगैरह, शेल वगैरह, जैसे मैजिशियन कैसे लोग होते हैं, या आपने देखा होगा कि साधु वगैरह होते हैं, बाबा बन के बैठे होते हैं, उस तरीके से उसने पूरा अपना गेटअप लेके रखा था और वो लोगों को फूल मतलब बेवकूफ बनाता था। और डिस्पाइट नोइंग लिटिल अबाउट द स्टार्स, और उसको बिल्कुल कुछ ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत ही नॉलेज था, लेकिन वो लोगों को वही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताता था जो लोगों को पता होता था। जैसे कि आजकल अगर अपन बोले तो हर एक इंसान को कहीं ना कहीं पैसों का प्रॉब्लम है, घर के अंदर कोई ना कोई बीमार है उसका इशू है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या मेंटली उनका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है। तो ये बात लगभग लगभग देखा जाए तो हर फैमिली में होती है। अब ये एस्ट्रोलॉजर बन के वही बातें उनको समझा देता था, तो उनको लगता था कि ये बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। अब ट्विस्ट कब आता है कहानी में, वन इवनिंग, एक शाम की बात है, अ डेस्परेट मैन नेम्ड गुरु नायक चैलेंजेस हिम अबाउट एन अटेम्प्टेड मर्डर फ्रॉम हिज पास्ट। अब वो एक व्यक्ति जिसका नाम है गुरु नायक, वो उनको चैलेंज करता है कि आपने पास्ट में कोई मर्डर करा था उसके लेके। रिकॉग्नाइजिंग गुरु नानक द एस्ट्रोलॉजर cleverly diffused the danger by advising him never to travel south again, proving his survival instinct, wit and pragmatic understanding of human nature। मतलब कि वो बातों को घुमाने के लिए उनको ऐसा भरोसा दिलाता है कि नहीं वो ये नहीं थे, कोई और थे, और उसको ये भी समझा देते हैं कि अब तुम दोबारा इस जगह पे मत आना, तुम्हारी जान को खतरा है, अगर तुम यहाँ पर आओगे तो वापस बचोगे नहीं, ऐसा करके उसको डरा देता है और अपने आप को सेव कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये बताती है समरी कि कैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाता था और लास्ट में भी उसने चतुराई का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया। कंप्रहेंसिव स्किल्स, डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीमिंग और स्कैनिंग, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है बेटा, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, रैपिडली रीडिंग द टेक्स्ट टू गेट अ जर्नल ओवरव्यू, मेन आइडिया और जिस्ट। It involve reading headings, introduction, summary without diving into the deep details। देखिए नॉर्मली स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पेपर में अनसीन पैराग्राफ आते थे ना 12th क्लास में, आपने देखा होगा, तो आप क्या करते हो तुरंत उसको स्पीड में रीड कर लेते हो ताकि आपको सिर्फ एक मेन आइडिया मिल जाए, हेडिंग वगैरह के बारे में समझ लो और आपको उसके बस मेन पार्ट पता पड़ जाए, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। वही स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी हम रैपिडली रीड करते हैं लेकिन हमारा मकसद क्या होता है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट ढूंढना, कोई नाम ढूंढना, कोई डेट या कीवर्ड ढूंढना, विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड। हम यहाँ पे पूरे वर्ड नहीं पढ़ते, जैसे कि मान लो आपके सामने बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है,
तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे मान लो किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ बताना है और उस पैराग्राफ में लिखी है, तो आप पूरा पढ़ोगे ही नहीं, आप बस इसे रीड करोगे, देखोगे कि कहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, सीधा आपका फोकस उस नंबर पे जाएगा पहले। तो इसको बोलते हैं बेटा स्कैनिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है कि आपको मेन आइडिया समझना है, जिस्ट समझना है कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। और स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, आप रैपिड फास्ट पढ़ते हो ताकि अगर जो आपको फाइंड करना है आप उसका पता लगा सको। आप इसमें पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते, बस अपना मेन वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हो और आपका काम खत्म हो जाता है। इसके दोनों के फायदे क्या है, दोनों ही रीडिंग कंप्रहेंशन यानी जो आरसी आप सॉल्व करते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टाइम भी सेव करते हैं और एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं एग्जाम में। देखो अभी भी अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है ना कि कौन सा क्वेश्चन पहले करने वाले हो आप, तो आप रैपिडली फटाफट पूरा पेपर एक बार रीड कर लेते हो ओवरव्यू, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा बाद में करना है। देन फिर आप उसके बारे में डिस्कस करके लॉन्ग में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। अगला क्वेश्चन है कि जब भी आप कोई एक पैराग्राफ लिखते हो तो उसका मेन आइडिया या थीम हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चलता कि सर इसका मेन आइडिया क्या है, थीम क्या है, पता नहीं चल रहा है। तो अब वो समझने वाले हैं। देखो मेन आइडिया क्या होता है, द प्राइमरी पॉइंट और ओवरआर्चिंग कंसेप्ट दैट द ऑथर वांट टू कन्वे अबाउट द टॉपिक इज स्पेसिफिक पैराग्राफ और पैसेज। मेन आइडिया का मतलब होता है कि जिसके थ्रू ऑथर हमें क्या कन्वे करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो मेन आइडिया होता है। थीम का मतलब होता है ये वो मैसेज डिलीवर करते हैं या कोई मोरल लेसन डिलीवर करते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि इस पूरे कहानी से हमें ये सीखने को मिला, ये प्रेरणा मिली, वो होता है हमारा थीम कि किसके ऊपर बेस्ड है वो। यानी जब भी आपको रिकरिंग मीनिंग पता चलता है कि लव के बारे में, बिट्रेयल के बारे में, रेजिलियंस के बारे में या फ्रीडम के बारे में। जैसे कि मान लो अगर आपने अभी मैंने आपको चैप्टर 1 बताया था, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं उसमें देशभक्ति के बारे में, पेट्रोटिज्म के बारे में या फ्रीडम के बारे में। तो वैसे ही आपको थीम का पता लग जाता है जब आप कंटिन्यू पैराग्राफ्स को रीड करते हो। आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, पहले आप टाइटल देखो, टाइटल क्या है, उसकी ओपनिंग क्या है, कंक्लूजन किस तरीके से हो रहा है, कौन से वर्ड बार बार आ रहे हैं एक्सट्रैक्ट में, उससे आपको मेन आइडिया के बारे में पता चलता है और आप थीम आइडेंटिफाई कर सकते हो। यूनिट 3 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स एंड ग्रामर। डिफाइन पार्ट ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल एंड नेम ऑल एट कैटेगरीज। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन हमारा फोकस सभी बच्चों पे होता है। बेटा अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप खुद से रीड भी कर सकते हो, बट बहुत सारे बच्चे मैंने बताया ऐसे भी होते हैं जिनका इंग्लिश ग्रामर इतना अच्छा नहीं होता है, तो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। तो पार्ट ऑफ स्पीच पहले तो होते क्या है, तो वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सेंटेंस, इसलिए उनको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। 8 टाइप की होती है पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन आपको पता ही है, किसी भी चीज का नाम हो, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, कोई भी नाम वो नाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है बेटा, जो नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं, ही, शी, इट, नेम वगैरह। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी शो करते हैं कि नाउन कैसा है या प्रोनाउन कैसा है, जो उसकी क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है। इसके बाद वर्ब क्या होता है, तो जो भी आप एक्शन दिखाते हैं उसको बोलते हैं वर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो ये बताता है कि वर्ब किस तरीके से हो रहा है या वर्ब को और डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। जैसे कि ही रन स्मूथली, तो ही रन वह दौड़ता है। अब वो स्मूथली क्या, वो स्मूथली नहीं है, दौड़ता स्मूथली है। तो स्मूथली क्या है, उसका एडवर्ब, वो उसके दौड़ने के तरीके को समझा रहा है। जैसे कि अपन ने बोला ही राइट नीट एंड क्लीन, तो वो नीट एंड क्लीन नहीं है, वो लिखता नीट एंड क्लीन है, तो जो उसकी लिखावट के बारे में बता रहा है। तो एडवर्ब क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं वर्ब को डिफाइन करते हैं। प्रीपोजिशन जो नाउन और प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस से रिलेशन बताते हैं, जो रिलेशन शो करते हैं, इन, ऑन, अंडर, अबव, बिलो। कंजंक्शन क्या होते हैं, जो दो वर्ड या सेंटेंस को ज्वाइन करने के काम आते हैं, एंड, बट, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जो आपके सडन इमोशन शो करते हैं, हुर्रे, अलास, है ना, ओह। तो ये सब चीजें जो होती है वो इंटरजेक्शन में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ की रूल्स एंड एग्जाम्पल। देखिए बेसिक रूल क्या होता है कि जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट लोगे तो सिंगुलर वर्ब यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज करना है। अगर आपके पास 2 और मोर सिंगुलर नाउन हो और आपने उनको एंड से जोड़ के रखा हो तो आपको उनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करना है। जैसे रवि एंड अमित, अब रवि और अमित दोनों ऐसे सिंगुलर है लेकिन आपने एंड ला के जोड़ दिया,
तो रवि एंड अमित बन गया, तो इसके लिए आप यहाँ पे इज नहीं लगाओगे, आर लगाओगे। जैसे सेकेंड रूल है, व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय आइदर और या नेदर नॉर, इनसे जोड़ते हो आप, आइदर और या नीदर नॉर। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, जो भी क्लोजेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। द वर्ब एग्री विद सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, यानी आप उसकी चीजों को देख के, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ वॉज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, वर्ब। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखना है। बाकी इंग्लिश ग्रामर बेटा बहुत डिटेल में होती है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, चैप्टर की समरी पे फोकस करो, पैराग्राफ राइटिंग पे फोकस करो, लेटर राइटिंग, जो जो चीज़ें आपको आ रही, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनीम्स, आप इन पे फोकस कर सकते हो। और मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, वहाँ जाके भी देख सकते हो। क्योंकि ग्रामर अगर आप बिल्कुल उसमें लग जाओगे अभी, तो मे बी आपका इतना अच्छा अगर ग्रामर नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली। तो आप इसको स्किप करके पहले बाकी चीज़ें कवर कर लो, वो हो जाती है, टाइम सफिशिएंट होता है, तो फिर आप ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आ गए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स और होमोफोन्स। देखो सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, सेम शब्द। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड। सिनोनिम्स द वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स, जैसे हैप्पी को जॉयफुल भी कहते हैं। एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग, एंशियंट यानी पुराना, मॉडर्न मतलब नया। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है, जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, पर मीनिंग उनकी अलग अलग होती है। मीनिंग क्या होती है उनकी, अलग अलग। ये ध्यान रखना है। जैसे बैट, अब बैट, इसको बैट ही पढ़ते हैं, ये बैट एक मैमल का नाम भी जो उड़ता है ना, चमगादड़ बोलते हैं उसको। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बैट, जो क्रिकेट वाला बैट होता है। तो इनकी स्पेलिंग भी सेम है, पढ़ते भी इनको सेम ही है, बट इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। और होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनको प्रोनाउंस सेम करते हैं बट इनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और मीनिंग भी अलग होता है। जैसे राइट और ये राइट, स्पेलिंग अलग अलग है पर इनको प्रोनाउंस सेम करते हैं हम, इनका मीनिंग भी अलग अलग होता है। तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। ऊपर क्या हो रहा है, स्पेलिंग भी सेम है और नीचे स्पेलिंग अलग है बस। राइटिंग स्किल पे आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों को राइटिंग स्किल की प्रॉब्लम है, आपको ये बताना है कि राइटिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं। जैसे मान लो आप ऐसे लिखने बैठे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा प्री राइटिंग। प्री राइटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप आइडियाज निकालते हो, आउटलाइंस बनाते हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हो लिखने के पहले। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक टॉपिक दिया एआई, और मैंने बोला एआई के ऊपर आपको एक पैराग्राफ राइट करना है। तो आप सीधे अगर लिखने चालू कर दोगे ना, तो दो चार लाइन लिखने के बाद ही आपको फिर लगेगा कि पता नहीं क्या लिखूं, समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर वहीं आप 2 मिनट रुकोगे और रफ पहले आइडिया मन में लेकर आओगे कि मैं एआई के बारे में क्या क्या लिख सकता हूँ, फिर आप उसके आउटलाइंस बना लेंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन एआई के बारे में इकट्ठा करेंगे, फिर अपने थॉट को ऑर्गेनाइज करेंगे, पेपर पर रफ ड्राफ्ट बना लेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर आपको लिखना आसान हो जाएगा। अगला काम है ड्राफ्टिंग, पुटिंग द आइडिया इनटू कंटिन्यूअस सेंटेंस पैराग्राफ टू फॉर्म अ रफ ड्राफ्ट विदाउट वरिंग टू मच अबाउट एरर्स। अब ड्राफ्टिंग जब आप करते हो, रफ में जब आप लिखते हो, तो आप ज़्यादा एरर के बारे में नहीं सोचते। आपका मकसद ये होता है कि जो जो चीज़ें हैं आपके पास, आप उनको बस लिख लो, कैसे भी करके ड्राफ्ट तैयार कर लो। थर्ड काम होता है रिवाइजिंग। देखिए, जैसे ही आपने ड्राफ्ट बना लिया, आप उसको रिवाइज करते हो, रिकंस्ट्रक्ट करते हो पैराग्राफ को, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए और एक फ्लो बन जाए। फोर्थ काम होता है एडिटिंग करना और प्रूफ रीडिंग, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपकी रिवाइजिंग भी कंप्लीट हो जाती है, फिर आप ये चेक करते हो कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, पंक्चुएशन की मिस्टेक तो नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, फॉर्मेटिंग प्रॉपर है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये कंप्लीट हो जाए तब हम उसको ओके कर देते हैं, तब जाके कंप्लीट एक राइटिंग होती है। नेक्स्ट चीज है, व्हाट आर द की स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ गुड पैराग्राफ। जब भी आप कोई अच्छा पैराग्राफ लिखते हो तो उसमें क्या क्या बातें होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस, द ओपनिंग सेंटेंस दैट स्टेट द मेन आइडिया और कोर थीम ऑफ द पैराग्राफ। देखिए, जो आपका स्टार्टिंग जो मेन सेंटेंस आप लिखते हो, वो ही मेन खेल कर देता है पेपर में। देखो, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ बेटा, कई बार क्या होता है, आपको सही आंसर आता है लिखना, आपको उसके बारे में पता भी है, पर कई बार क्या होता है, शुरुआत हम गलत कर देते हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि सर, अब मान लो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, अब आपको 150-200 वर्ड्स में लिखना है, तब आपको लग रहा है सर क्या क्या लिखूंगा, मुझे इतना नॉलेज तो है नहीं, तो आप शुरुआत ही खराब कर देते हो, शुरुआत में मन से लिखना स्टार्ट कर देते हो। वहीं जो कॉपी चेकर होता है, अगर शुरुआत ही उसको अच्छी ना मिले तो नंबर अच्छे नहीं देगा वो आपको। तो ये मेक श्योर करें कि आपकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, ओपनिंग लाइंस हैं, वो अच्छी होना चाहिए। सपोर्टिंग सेंटेंस,
सेंटेंस दैट फॉलो द टॉपिक सेंटेंस प्रोवाइडिंग डिटेल एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस। अब जब भी आप पैराग्राफ लिखें तो आपको जो टॉपिक है उसी को आपको डिटेल में समझाना है। लगे तो आप कुछ एग्जाम्पल का यूज कर सकते हो, कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, कोई एविडेंस वगैरह आपके पास है आप वहां से मेंशन कर सकते हो। लास्ट में सेंटेंस को कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। देखिए पैराग्राफ की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से, फिर मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको समरी देना चाहिए पूरे ऊपर के पैराग्राफ की, और साथ में ये भी बताए कि आपका मैसेज क्या है। कोहेरेंस, स्मूथ लॉजिकल कनेक्शन एंड फ्लो बिटवीन सेंटेंस सो दैट द पैराग्राफ मेक्स यूनिफाइड सेंस। अब कई बार क्या होता है लिखना, हम ऊपर से कुछ और स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में कुछ और लाइन लिख दी, फिर लास्ट में कुछ और लिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि की टर्म्स हम लास्ट में लिखने आ जाते हैं, तो एक फ्लो नहीं बैठता है। फ्लो लिखना बहुत जरूरी है। देखिए कई बार क्या होता है ना, हमें अंदाजा नहीं पड़ता, लेकिन जैसे स्टोरी में क्या शुरू में आना है, क्या बीच में और क्या एंड में जरूरी है ना, उस तरीके से आंसर का भी ड्राफ्ट करना तरीका आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिचुएशनल कन्वर्सेशन एंड रजिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट अ ब्रीफ डायलॉग ऑन इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड मीटिंग ग्रीटिंग्स समवन। देखिए सिंपल है, ये तो आपको पता ही होगा। आपको डायलॉग्स लिखना है। डायलॉग्स का मतलब क्या होता है, संवाद लेखन। आप किसी से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे आपका नाम अमित है, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अमित शर्मा, आप अपना नाम लिख सकते हो। आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ज्वाइनिंग द कॉलेज टुडे। अभी आप प्रिंसिपल या प्रोफेसर से बात कर रहे हैं तो भी जवाब देंगे, गुड मॉर्निंग अमित, वेलकम टू रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, इट इज प्लेजर टू मीट यू, विच कोर्स हैव यू एनरोल्ड इन। फिर आप बताओगे, थैंक यू सर, आई हैव एनरोल्ड इन द बैचलर प्रोग्राम्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग अंडरस्टैंड योर टीम्स गाइडेंस। देखो ये आप मन से भी लिख सकते हो, नॉर्मली जैसे हम जिससे बात करते हैं ना, मिलते हैं तो। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सर हमको हिंदी ही आती है, इंग्लिश में तो कभी इतना ज़्यादा आया नहीं। तो बेटा देखो, फर्स्ट लाइन तो आप लिख ही सकते हो ना, माय नेम इज ये, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, सबको आता है। सामने वाला जो भी हो, जरूरी नहीं इतना बड़ा लिखो ना। आप लिखो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, इतना ही लिखो। फिर अपना लाइन लिख दो, थैंक यू सर, और मैंने इस प्रोग्राम में एनरोल्ड करा है, आपका सपोर्ट बनाए रखना। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत उसको कन्वर्सेशन को लिख सकते हो। एक बार घर पे प्रैक्टिस जरूर करके जाना। देखो अगर आप प्रैक्टिस करे भी ना जाओगे और आप सोचोगे मैं एग्जाम में लिख दूंगा या लिख दूंगी, तो वहां प्रॉब्लम आएगी बेटा। और ये टॉपिक है बेटा, इस साल फर्स्ट ईयर के एग्जाम जिस जिस यूनिवर्सिटी में हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आए हैं, लगभग लगभग सारी यूनिवर्सिटीज में है, तो आपको इनको करके जाना है। हाउ डू यू हैंडल अपोलॉजी एंड रिस्पॉन्स इन द प्रोफेशनल और एवरीडे कन्वर्सेशन। देखिए क्या होता है ना, अपोलॉजी का मतलब होता है माफी मांगना, और दूसरा है कि कोई अगर आपसे माफी मांग रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हो। दोनों ही आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में कई बार फेस करना पड़ता है। तो अगर आप अपोलॉजी मांग रहे हो तो एक्सप्रेस सिंसियर रिग्रेट क्लियरली, आपको मन से सिंसियर रिग्रेट होना चाहिए। आप उसको एक्नॉलेज करो कि हमारी मिस्टेक हुई है, और उनको आप पोलाइटली अपोलॉजी ऑफर करो। जैसे आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। ये ना आप अपने स्कूल में कॉलेज में बता रहे हो कि भाई आपको असाइनमेंट देने में डिले हो गया है, तो उसके लिए आप सिंसियरली माफी मांग रहे हो उनसे। दूसरा रिस्पॉन्डिंग, अगर कोई आपसे माफी मांग रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तो ग्रेसफुल्ली करो, है ना। रीश्योर द पर्सन, ये ना उसको भी अच्छा लगे, तो दैट्स क्वाइट ऑल राइट, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, या एक्सेप्टेड, जस्ट मेक श्योर इट डज नॉट हैपन अगेन। इस तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो आपको किसी भी टॉपिक पे अपोलॉजी लिखने को आ सकती है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और जो मैंने आपको वीडियोस का बोला है, अब आप जैसे ही ये वीडियो एंड होगी आपको लास्ट में वो वीडियो शो हो जाएंगे, आप वहां जाकर जरूर देखिएगा, या फिर रानी दुर्गावती की प्लेलिस्ट में मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ, आप वहां जाकर भी देखिएगा। तो ये था पूरा सेट इंग्लिश के लिए। अगर आप इतनी भी तैयारी कर लेते हैं तो भी पेपर काफी अच्छा जाने वाला है। ग्रामर के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर बेटा आपकी इंग्लिश वीक है, ग्रामर वीक है, या आपको डाउट है कि तैयारी कैसे करना है, तो ये वीडियो प्लस मेरी समरी वाली वीडियो जरूर कर लो, गारंटीड आप पास हो जाओगे। क्योंकि इंग्लिश में एक भी बच्चा हमारी क्लास का कभी फेल नहीं होता है, ना ही होगा। हिंदी में भी कोई फेल नहीं होता है, बट देखिए मैं बता दूं आपको, हिंदी डिपेंड करती है क्योंकि उसमें कम टाइम मिलता है और 100 मार्क का पेपर होता है, काफी सारा लिखना पड़ता है। अगर आपकी हैबिट नहीं है लिखने की तो फिर वो पेपर आपका छूट सकता है, और अगर क्वेश्चन छूटना मतलब कि वो बहुत नुकसान हो जाता है गाइज। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें।
अगर आप मुझे अपना फ्रेंड समझें, टीचर समझें, मेंटोर समझें, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फ्रीली, बिना किसी हेजिटेशन के। बस देखिए थोड़ा म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़रूर रखिएगा। मैंने फ्रेंड का बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी और बे टाइम पे आप मुझसे रिस्पॉन्स की उम्मीद करें गाइस। प्लीज़ थोड़ा सिंसियरली काम करेंगे तो मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट।